नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो कोलिजियम से संबंधित है, कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। दूसरा आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल हम क्वेड से संबंधित डिस्कस करेंगे हिंदू का। क्वेश्चन ये है जो आपको अटेम्प्ट करना है, critically examine the need and significance of police reforms in the recent context of increasing politicians interference and police functioning। कंटेक्स्ट ये है, पॉलिटिशियंस का जो इंटरफेरेंस है पुलिस फंक्शनिंग में बढ़ता जा रहा है। इस कंटेक्स्ट में आपको हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता एंड सिग्निफिकेंस को क्रिटिकली एग्जामिन करना है 250 वर्ड्स में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पहले तो हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के जो बेसिक्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज के आर्टिकल की तरफ हम आते हैं। तो पहले बेसिक्स। देखो, संविधान बनाने के लिए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट्स चल रही थी तो उस समय एक प्रपोजल आया था, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करने के लिए या फिर हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट करने के लिए। वीटो पावर का मतलब क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चलनी चाहिए, किसे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाए। इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में ये लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दूसरे जजेस को कंसल्ट करने के बाद जैसा प्रेसिडेंट को आवश्यकता महसूस होती है, एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। अब देखो, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रेसिडेंट आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के अनुसार काम करते हैं। तो 1980 तक तो सरकार की मर्जी चलती रही, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किसे जज अपॉइंट करना है, क्योंकि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना था। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे। तो 1980 तक सरकार की चलती रही किसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज अपॉइंट करना है। लेकिन 1980 में एक पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, और पिटिशनर ने कहा, जी यहां पे जो कंसल्टिंग वर्ड है ना, ये देखो यहां पे कंसल्टिंग वर्ड का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मर्जी चलेगी। कंसल्टिंग वर्ड का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, पूछ लिया हाँ जी आपकी राय क्या है। कंसल्टिंग वर्ड का मतलब ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बोलेंगे वो राय माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। तो उस केस का नाम था एसपी गुप्ता केस। इसे फर्स्ट जज केस भी कहा जाता है। 1981 में इसका वर्डिक्ट आया। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दी गई ओपिनियन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है फॉर कोजेंट रीजंस। कोजेंट का मतलब होता है लॉजिकल। अगर कोई लॉजिकल रीजन है तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दी गई ओपिनियन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कहने का एसेंस ये है, 1981 के इस केस में कोई खास चेंज नहीं आया। पहले जो कुछ चल रहा था ऑलमोस्ट वही चलता रहा। लेकिन असली चेंज आता है, असली पासा पलटता है 1993 के सेकंड जज केस में। 1993 के इस सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, सरकार नहीं डिसाइड करेगी, यानी एग्जीक्यूटिव्स नहीं डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज कौन होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, इन 3 जजेस का पैनल नाम रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को इस पैनल की रिकमेंडेशन को मानना ही होगा। यहां पे चेंज आ गया। देखो, 1981 में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो राय देते हैं उसे रिजेक्ट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर कोजेंट रीजंस, अगर लॉजिकल रीजन है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पलट गया 1993 में। उन्होंने कहा कि नहीं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल बोलेगा उस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट को मानना ही होगा। थोड़ी सी छूट बस ये दी गई कि 3 जजेस का पैनल जो रिकमेंडेशन देगा जिन नामों की प्रेसिडेंट को, अगर कोई आपत्ति लगती है प्रेसिडेंट को तो एक बार फाइल लुटाई जा सकती है। तो 3 जजेस का पैनल फिर से कंसिडर करेगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए जिन जजेस के नाम भेजे थे वास्तव में कोई दिक्कत है या फिर नहीं है।
अगर दिक्कत लगती है पैनल को तो नाम चेंज किए जा सकते हैं, अदरवाइज सेम की सेम फाइल फिर से भेजी जा सकती है प्रेसिडेंट को। और इस केस में जो पैनल की राय है, रिकमेंडेशंस हैं, वो बाइंडिंग होगी, ना तो रिजेक्ट किया जा सकता है ना फिर से लौटाया जा सकता है। ये सब कुछ हुआ था सेकंड जज केस 1993 में। थोड़ा सा चेंज और भी होता है थर्ड जज केस 1998 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। पहले कितने? 2 सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन थर्ड जज केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कोलिजियम नाम रेकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट करना है। ध्यान देने वाली बात देखो यहां पर यह है, 1993 से पहले तक एग्जीक्यूटिव की मर्जी चलती थी किसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज अपॉइंट करना है। लेकिन 1993 के बाद पासा पलट गया। 1993 के बाद जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। और फिलहाल जो मैकेनिज्म है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, वो निकल के आया था थर्ड जज केस 1998 से। ये हमने बात कर ली बेसिक्स की। अब देखो काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म होता है कोलिजियम सिस्टम का, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये सिस्टम बैलेंस ऑफ पावर के अगेंस्ट है क्योंकि जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है जजेस की किसी के प्रति। और काफ़ी बार आरोप ये भी लगते हैं कोलिजियम सिस्टम के थ्रू जो अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, उसमें नेपोटिज्म देखने को मिलता है, भाई भतीजावाद, यानी अपने ही रिश्तेदार जजेस को जज बना दिया जाता है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। इन सब चीज़ों को देखते हुए 2015 में जजेस के अपॉइंटमेंट के तरीके को इम्प्रूव करने के लिए संविधान को अमेंड किया गया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। प्रोविजन ये था इस कमीशन में, एक कमीशन जिसमें जुडिशरी के मेंबर्स भी होंगे, एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी होंगे। ये कमीशन नाम रेकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, जिसके आधार पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, क्योंकि इससे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव का यानी सरकार का इंटरफेरेंस बढ़ेगा और इस वजह से जजेस इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर सकेंगे। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। कहने का एसेंस यहां पर क्या हुआ? कहने का एसेंस ये हुआ 1998 में जो कोलिजियम सिस्टम आया था उसे चेंज करने के लिए 2015 में कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम साबित हुई। और 1998 में जो सिस्टम आया था वही सिस्टम आज भी चल रहा है, लेकिन आज भी उस सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ियों का खुलासा होता रहता है और अभी भी यही हुआ है। तो ये हमने बात की बैकग्राउंड की। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। आज के आर्टिकल में देखो राइटर ये कहते हैं कोलिजियम जो है हाल फिलहाल में काफ़ी एक्टिव हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजेस की अपॉइंटमेंट करवाई गई है कोलिजियम के द्वारा। इवन 8 हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी बदल दिया गया है। 5 ऑलरेडी जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस थे उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई हैं और कई सारे प्यूइंग जजेस यानी जो ऑर्डिनरी जजेस हैं उनको भी दूसरी हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया गया है। तो पिछले 2 सालों से कोलिजियम जो काम नहीं कर रहा था एकदम से एक्टिव हो गया है। बट राइटर कहते हैं देखो कोलिजियम की कार्यप्रणाली पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। अभी भी जो अपॉइंटमेंट्स की गई हैं कोलिजियम के द्वारा उनमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। कोलिजियम ने पर्टिकुलर जज को क्यों चुना, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए पर्टिकुलर जज को क्यों छोड़ दिया, हाई कोर्ट के इस चीफ जस्टिस की दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र क्यों की गई, पीछे कोई भी लॉजिक सामने नहीं आया है। यानी जो कुछ कोलिजियम ने किया है ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है। देखो जनता को जानने का अधिकार है कि कोलिजियम जो फैसला ले रहा है किस आधार पर ले रहा है। चलो देखो हम इस बात को मान भी लें कि कोलिजियम सिस्टम जिसमें जज ही जज को अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, ये सिस्टम सही है और इसकी वजह से सरकार की जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन देखो कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी तो आनी चाहिए ना। जज अगर जज को अपॉइंट कर रहे हैं तो प्रोसीजर तो सही होना चाहिए।
सिर्फ बातें कर देना कि हाँ मेरिट के हिसाब से डिसीजंस लिए गए हैं कोलिजियम के द्वारा, डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के डिसीजन लिए गए हैं, ये सिर्फ वर्ड्स हैं। आप बताओ तो सही कैसे मेरिट को कंसीडर किया गया, क्यों पर्टिकुलर जज को जिनकी मेरिट ऊपर है उनको छोड़ दिया गया और बाकी जजेस को अपॉइंट करवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? क्या कुछ क्राइटेरिया है कि इतने वुमेन जजेस को जगह दी जाएगी या फिर इतने मुस्लिम जजेस को जगह दी जाएगी? क्या ये सब देखा जाता है? तो फिर मेरिट कहाँ जाती है? अगर मेरिट और डाइवर्सिटी के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश किया जाता है तो कैसे? मतलब सब कुछ जनता को जानने का अधिकार है ना, लेकिन कोलिजियम जिस प्रकार से फैसला लेता है कुछ भी बाहर नहीं आता। और आप एक चीज सोच के देखिए, देखो ये कोलिजियम सिस्टम 1998 से लागू है पूरी तरह से। ओरिजिनल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था, यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नहीं सोचा था कि जज ही जज को अपॉइंट करें। तो उसके बाद 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आया। तो सोच के देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर भी भारी है और वो ओरिजिनल संविधान पर भी भारी है। तो क्या जज ही सुप्रीम हो गए? संविधान जिसको इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, यानी जुडिशरी के ऊपर है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हो गई? इसके बाद राइटर के द्वारा बोला जाता है, देखो 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि हाँ कोलिजियम सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है, हम सुधार लेकर आएंगे। कितने साल हो गए उस बात को? 6 साल हो गए। अभी तक देखो क्या कोई सुधार आया? नहीं आया। नया जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है अभी तक नहीं आ पाया है। जुडिशियल ऑटोनॉमी के नाम पर जजेस को अपॉइंट करने की जो प्रोसेस है अभी भी पूरी तरह से वेग है। तो जो बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि हम सुधार लेके आएंगे कोलिजियम प्रोसेस में, कोई सुधार अभी तक नहीं आया है। लास्ट में तो देखो राइटर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। राइटर कहते हैं संविधान में देखो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को सुपरवाइज करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो अपनी पावर्स हैं वो संविधान से लेते हैं। जैसे देखो फेडरलिज्म के संदर्भ में ये बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर्स जो है वो डिफाइन कर दी गई हैं संविधान में। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्म है, यानी ब्रांच है। उसी प्रकार से हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच नहीं है। दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं और कुछ जैसे आर्टिकल 32 के तहत जो रिट पिटीशंस हैं वो दोनों के पास जा सकती हैं, बल्कि हाई कोर्ट्स की जो पावर है वो ज़्यादा है इस मामले में। अगर देखो हाई कोर्ट के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की चेली है या फिर हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रांच है, नहीं। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट आजकल जो करती है ना, जैसे कोलिजियम सिस्टम क्या करती है, अभी कोलिजियम सिस्टम ने क्या किया, 8 जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना उनको बदल दिया और 5 हाई कोर्ट के जो काम कर रहे चीफ जस्टिस है ना उनको दूसरी कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया। ये पहले नहीं होता था, 1998 के बाद होता है। तो देखो ये पावर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले ली कोलिजियम की सहायता से, यानी कोलिजियम के पास ये पावर है। इसका मतलब तो सुप्रीम कोर्ट के पास अब पावर आ गई है हाई कोर्ट को सुपरवाइज करने की। इससे देखो हाई कोर्ट्स की जो प्रेस्टीज है ना, प्रतिष्ठा है, वो काफ़ी कम हो गई है। राइटर कहते हैं देखो एक वो भी समय हुआ करता था जब कई बार किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा जाता था कि भैया क्या तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा मना कर दिया जाता था कि नहीं यार मुझे नहीं जाना, मैं अपनी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर खुश हूँ। एक वो भी समय था। लेकिन अब हाई कोर्ट्स की जो प्रतिष्ठा है, जो प्रोमिनेंस है, वो कम हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स ज़्यादा आ गई हैं इस कोलिजियम सिस्टम की वजह से। इसमें देखो एक और लूप होल भी है। जब देखो कोलिजियम किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देता है, तो देखो उस जज के चीफ जस्टिस के तौर पर जो कार्यकाल है ना वो महीनों भर का होता है। मतलब 5 महीने जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया, उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया, फिर 6 महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। अरे देखो थोड़े थोड़े महीनों तक अगर कोई जज चीफ जस्टिस के तौर पर काम करेगा तो वो कैसे उस हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली में सुधार ला पाएगा, उस हाई कोर्ट की जो वर्किंग है उसे इम्प्रूव कर पाएगा। कुछ तो कार्यकाल आप दो ना। इसी प्रकार से बीच में ही आप चीफ जस्टिस को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दोगे तो कैसे वो चीफ जस्टिस काम कर पाएगा एफिशिएंटली। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जजेस की अपॉइंटमेंट में सुधार से संबंधित। चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सिटीजन सेंट्रिक पुलिस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इसमें भी पहले हम बेसिक्स और बैकग्राउंड को रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज के आर्टिकल की तरफ आएंगे। तो बेसिक्स एंड बैकग्राउंड पहले। संविधान के आर्टिकल 246 यानी 246 के अनुसार पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे पुलिस को एडमिनिस्ट्रेट नहीं करती, कंट्रोल नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा पुलिस को एडमिनिस्टर किया जाता है। ये विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस फोर्सेस को गवर्न करने के लिए गाइडलाइंस जारी करें, रूल्स जारी करें और पुलिस फोर्सेस को रेगुलेट करें। इंडियन पुलिस एक्ट्स ऑफ 1861 ये जो एक्ट है वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है हमारे देश में विभिन्न स्टेट्स की पुलिस फोर्सेस को गवर्न करने के लिए। अब देखो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दूं। ये जो एक्ट आया था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक्ट लाया गया था और कंटेक्स्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, यानी 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। तो कंटेक्स्ट उस समय बिल्कुल अलग था। आज के समय में जो कंटेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। उस समय देखो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव उस समय कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि पुलिस हमारी मुट्ठी में होनी चाहिए और पुलिस में भी जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो इस एक्ट के अनुसार पुलिस के अंदर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है। एक छोटे हवलदार के पास या फिर छोटे सब इंस्पेक्टर के पास, इनके पास कुछ पावर्स नहीं होती। सारी की सारी जो पावर हैं पुलिस फोर्स में वो सेंट्रलाइज्ड हैं, बड़े ऑफिसर्स के पास होती हैं। और ऐसा इसलिए किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति आई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा पुलिस फोर्स में स्ट्रॉन्ग हायरार्की होनी चाहिए जैसे मिलिट्री में होती है। तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो उसी प्रकार से डिफाइन किया गया था। लेकिन ये एक्ट आज भी चेंज नहीं किया गया है। हालात पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। पुलिस के मेन काम है क्या, उनकी मेन ड्यूटीज क्या हैं, उन सब चीज़ों को इनलिस्ट किया गया था ओरिजिनली इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में। लेकिन देखो समय के अनुसार पुलिस की कुछ ड्यूटीज जो हैं वो एक्सपेंड हुई और कुछ ड्यूटीज को बदला भी गया। तो मोर रिसेंट लिस्ट यानी पुलिस के आज के समय में मेन काम क्या है उनको आप 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर पहले नंबर पे, उसके बाद दंगों को कंट्रोल करना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट एसेट्स, वीआईपी प्रोटेक्शन और सबसे लास्ट में ट्रैफिक कंट्रोल। पुलिस के मेन ये 6 काम हैं। हायरार्की की बात करें तो हायरार्की इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता ही होगी कि पुलिस डिपार्टमेंट में हायरार्की किस प्रकार से होती है। देखो अब इश्यूज की बात करते हैं कि पुलिस फोर्स जो है हमारे देश में आज किस प्रकार के इश्यूज से जूझ रही है। सबसे पहला इश्यू तो यही है, जो जिस एक्ट की हमने बात की इंडियन पुलिस एक्ट 1861 बहुत पुराना हो चुका है। इवन दूसरे एक्ट आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब जो एक्ट्स हैं जिनके बेस पे पुलिस फोर्स चलती है, ये सारे एक्ट्स पुराने हो चुके हैं। लेकिन आवश्यक बदलाव नहीं लाए गए हैं समय के अनुसार इन एक्ट्स में। दूसरा इशू है ओवर सेंट्रलाइजेशन। जैसा हमने डिस्कस किया कि बड़े जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास ही सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं और उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, इंटरफेरेंस की जाती है पुलिस फोर्स में। पुअर एंड इनएडुकेट पीसीआर, पीसीआर का मतलब है यहाँ पे पब्लिक एंड कम्युनिटी रिलेशंस। हमारे इंडिया में ना जो रिलेशंस होते हैं पब्लिक और पुलिस और कम्युनिटी के बीच नेगेटिव रिलेशंस होते हैं। आमतौर पे पब्लिक वास्ता पढ़ने पे भी घबराती है पुलिस स्टेशन में जाएं या ना जाएं, जबकि दूसरे देशों में इतना खौफ नहीं होता पुलिस का। तो हमारे देश में जो पीसीआर है यानी पुलिस कम्युनिटी रिलेशंस हैं बहुत ही ज़्यादा खराब और इनएडुकेट हैं। उसके बाद पॉइंट आता है ओवरबर्डन ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस पे देखो बर्डन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से पुलिस जो अपना मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, इन कामों पे पुलिस फोकस नहीं कर पाती। उसके बाद अनवारंटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है यानी राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर बात न माने तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो पुलिस ऑफिसर राजनीतिक लीडर्स के दबाव में काम करते हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। उसके बाद पॉइंट आता है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए पुलिस को। उसके बाद पॉइंट आता है ऑब्सोलीट इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स, यानी देखो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की जो टेक्निक है वो भी पुरानी इस्तेमाल की जाती है पुलिस के द्वारा। देखो बेशक मुखबिर पे डिपेंड करने की जो नीति है वो सही है, लेकिन आज तो चीज़ें चेंज हो चुकी है ना। आज
सोशल मीडिया का यूज किया जाता है क्रिमिनल्स के द्वारा और जो टेररिस्ट हैं उनके द्वारा, तो पुलिस को भी अपनी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, उनको दुरुस्त बनाना होगा। अकाउंटेबिलिटी का अभाव भी देखने को मिलता है पुलिस फोर्स में। उसके बाद इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती पुलिस फोर्स को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस तो हमने डिस्कस किया कि बर्डन जो है पुलिस पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ पर्सनल यानी स्टाफ की कमी है और वर्किंग आवर्स भी काफ़ी लंबे होते हैं पुलिसमैन के लिए। इस वजह से वो स्ट्रेस फील करते हैं और ठीक से अपना काम नहीं कर पाते। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया जाता। करप्शन बहुत ज़्यादा होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, इस वजह से जो बेस्ट टैलेंट है वो नहीं आ पाता पुलिस फोर्स में। उसके बाद करप्शन, कोलिजन, एक्सटॉर्शन एट डिफरेंट लेवल, ये सब देखने को मिलते हैं पुलिस फोर्स की कार्यप्रणाली में। भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, क्रिमिनल्स के साथ कोलिजन देखने को मिलता है। इवन पुलिस कई कई जगह पे एक्सटॉर्ट भी करती है लोकल वेंडर से। दिल्ली में आप देख सकते हो जैसे लोकल जो वेंडर्स होते हैं रेडी वाले, उनसे हर महीने पैसे लिए जाते हैं पुलिस फोर्स के द्वारा। तो ये सब एक नेक्सस देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में पुलिस कई बार ये शिकायत करती है, हम अगर अच्छे से केसेस को इन्वेस्टिगेट करें तो भी जो आरोपी है वो छूट जाता है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स अच्छे नहीं होते। हम तो एक बेस्ट केस बना के दे सकते हैं, बाद में तो वकील को, सरकारी वकील को केस लड़ना होता है कोर्ट में, लेकिन सरकारी वकील अच्छा नहीं होता, इसलिए हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो ये हमने सारे इश्यूज डिस्कस किए पुलिस रिफॉर्म से संबंधित, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। और देखो, ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद से ही कोशिश नहीं की गई पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए। बहुत बार कोशिश की, बहुत कमेटीज भी गठित की गई। कुछ कमेटीज के नाम आप देख लीजिए जो गठित की गई पुलिस में रिफॉर्म्स लाने के लिए। जैसे नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट्स आई, बार बार शायद 8 रिपोर्ट्स आई थी नेशनल पुलिस कमीशन की। और उसके बाद गोर कमेटी ऑन पुलिस ट्रेनिंग, ये आई थी 1971 से 73 के बीच। उसके बाद रिबेरियो कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स 1998 में आई थी। पद्मनाभैया कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स 2000 में आई थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी 2000-2001 में आई थी। और 2001 से 2003 के बीच कमेटी गठित की गई थी मलिमत कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये सारी कमेटीज गठित की गई थी और इन कमेटीज के द्वारा काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी सुझाए गए थे। तो उन रिफॉर्म्स का एसेंस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट इन सभी कमेटीज के द्वारा कुछ मुख्य बातें इस प्रकार से बोली गई, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम किया जाए, मिटिगेट किया जाए, ताकि पुलिस इंडिपेंडेंट रूप से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर सके। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन और लैंड ऑर्डर है, दोनों फंक्शंस को आप सेपरेट कर दीजिए। कई बार ये देखने को मिलता है कि पुलिस जो है वो बिजी रहती है लैंड ऑर्डर में, इसलिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाता, यानी जो क्राइम्स हो चुके हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तीसरा पॉइंट ये बोला गया कि पुलिस डिपार्टमेंट्स सभी ऑफेंसेस को रजिस्टर करें। मतलब कोई भी पर्सन जाता है पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेके, उस शिकायत को रजिस्टर जरूर किया जाए। और काफ़ी बार पुलिस वाले क्या करते हैं, ये कह के कंप्लेनेंट को लौटा देते हैं कि जो ये केस है वो हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पर्सन जा रहा है पुलिस स्टेशन में, उसकी शिकायत पर एफआईआर जरूर दर्ज की जाए। अगर पुलिस को लगता है कि ये जो केस है हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो एक पुलिस स्टेशन के द्वारा उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे पुलिस स्टेशन में, लेकिन कंप्लेनेंट को वापस नहीं लौटाया जाए खाली हाथ। उसके बाद कई बार पुलिस कस्टडी में जो डेथ हो जाती है या फिर रेप के आरोप लगते हैं, तो अगर ऐसी केसेस सामने आते हैं तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसे केसेस पर। उसके बाद प्रिवेंटिंग पुलिस टॉर्चर को रोकने के लिए काफ़ी सारे कदम सुझाए गए थे वेरियस कमेटीज के द्वारा। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, विटनेस की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वैसे का वैसा रिकॉर्ड करने के बजाय पुलिस क्या कर सकती है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड करें। यानी विटनेस के द्वारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं उनको रिकॉर्ड किए जाएं पुलिस के द्वारा, और उन फैक्ट्स की एक जो कॉपी है वो विटनेस को दी जाए। उसके बाद वीकर सेक्शन से डील करने के लिए एक स्पेशल सेल होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा आरोप लगता है कि एससी और एसटी एट्रोसिटीज़ 1989 एक्ट के तहत जो केसेस आते हैं उनके ऊपर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता पुलिस के द्वारा, और वीकर सेक्शंस को न्याय देने के लिए जो पुलिस है वो प्रतिबद्ध नहीं दिखती। तो एक स्पेशल सेल होना चाहिए वीकर सेक्शंस की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट में ये इंश्योर किया जाए कि वुमन की संख्या ज़्यादा हो। अभी सिर्फ देखो एवरेज के तौर पर वुमन की संख्या पुलिस फोर्स में है सिर्फ 1.79%, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो पुलिस फोर्स में वुमन की संख्या को इंक्रीज करने के लिए प्रॉपर कदम उठाए जाएं विभिन्न स्टेट्स की गवर्नमेंट्स के द्वारा। और सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे, कौन से 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे उनके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं।
देखो 1996 में 2 फॉर्मर डीजीपी गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश दीजिए पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए। इसी केस में बाद में जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 2006 में। केस का नाम है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप पुलिस में रिफॉर्म लाने के लिए इन 7 डायरेक्टिव्स को फॉलो कीजिए। कौन से वो 7 डायरेक्टिव्स थे? सबसे पहला डायरेक्टिव, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को आप कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। उसके बाद डीजीपी का जो टेन्योर है वो 2 साल का होना चाहिए कम से कम। एसपी और एसएचओ का जो कार्यकाल है वो भी 2 सालों का होना चाहिए, क्योंकि देखो एसपी हो, एसएचओ हो, डीजीपी हो, इनको डर यही लगता है कि हमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो इस वजह से ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, पॉलिटिकल दबाव में आ जाते हैं। अगर इनका कार्यकाल फिक्स होगा 2 साल का तो इनको डर नहीं लगेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन और लैंड ऑर्डर का जो फंक्शन है पुलिस, दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर दिया जाए ताकि क्राइम्स के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी अच्छे से हो सके और लैंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो फंक्शन है वो भी पुलिस ठीक से कर सके। 5वें नंबर पे पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को सेटअप किया जाए। 6ठे नंबर पे पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी सेटअप की जाए स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ताकि जनता की जो शिकायत है पुलिस के अगेंस्ट है उन शिकायतों को रजिस्टर करवाया जाए रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास। और सबसे लास्ट में नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए सेंट्रल लेवल पे। तो ये 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को 2006 में। केस का नाम था प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की थी केटी थॉमस की अध्यक्षता में, जो जज थे, कि आप देखिए क्या हमारे डायरेक्टिव्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो केटी थॉमस की कमेटी ने यह कहा कि आपके सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपके डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। डीजीपी को 2 साल का कार्यकाल ना देना पड़े, इसके लिए विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स कई बार क्या करती हैं, कार्यकारी डीजीपी अपॉइंट करती हैं, यानी कि वर्किंग डीजीपी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई डीजीपी रिटायर हुआ, उसके बाद नंबर किसी और का है, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी किसी फेवरेट ऑफिसर को डीजीपी के पद पर अपॉइंट करना चाहती है, तो उसे एक बार के लिए वर्किंग डीजीपी इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो इसका फायदा क्या होता है, एक तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है, दूसरा कभी भी हटाया भी जा सकता है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट ये बहाना मार सकती है। वैसे तो देखो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के अनुसार 2 साल का कार्यकाल देना जरूरी है डीजीपी को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वर्किंग डीजीपी को यह कह के हटा सकती है कि आप तो सिर्फ वर्किंग थे। तो इस प्रकार से विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स कोई ना कोई तरीका खोज लेती हैं ताकि इन डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट ना करना पड़े और इनको अवॉइड किया जा सके। अभी हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से आदेश दिया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को। मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि कोई डीजीपी है उनके स्टेट में और उनकी रिटायरमेंट होने वाली है 3 महीने के बाद, तो रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ही प्रपोजल भेजा जाए यूपीएससी को। यूपीएससी को प्रपोजल भेजा जाएगा और यूपीएससी उस स्टेट गवर्नमेंट को 3 ऑफिसर्स के नाम सुझाएगी और उन 3 में से एक ऑफिसर को डीजीपी के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स अब डीजीपी को अपॉइंट करते वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर डायरेक्टिव को फॉलो किया जाता है तो डीजीपी को रिटायर होने से 3 महीने पहले ही उनको प्रपोजल भेजना होगा यूपीएससी को। यूपीएससी उस स्टेट गवर्नमेंट को 3 नाम सुझाएगी और उन 3 पर्सन्स में से किसी एक पर्सन को डीजीपी के तौर पे अपॉइंट करना होगा उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने पुलिस रिफॉर्म से संबंधित पूरा इशू तो रिवाइज कर लिया। अब बात करते हैं आज के आर्टिकल की। राइटर सजेस्ट करते हैं 20 सितंबर का जो दिन है वो तो देखो हमें पुलिस रिफॉर्म्स डे के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट की ये हिस्टोरिक जजमेंट आई थी। अगर देखो इस जजमेंट को विभिन्न राज्यों ने इंप्लीमेंट किया होता तो आज हमारे देश में पुलिस बहुत इफेक्टिव ढंग से काम करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सचिन वाजे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, जो ये नेक्सस देखने को मिल रहा था ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के बीच, ये हमें बताता है कि जो खतरनाक कोलिजन है ऑफिसर्स के बीच और पॉलिटिशियंस के बीच वो अभी भी व्याप्त है। यानी बड़ी मैग्नीट्यूड में जो करप्शन है वो अभी भी हो रहा है और जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते। देखो इसमें कुछ गलती जनता की भी है। जनता जब कोई बहुत क्रूल रेप हो जाता है, निर्दयी हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े लूट या फिर डकैती होती है, तब तो जनता आवाज़ उठाती है, शोर शराबा करती है, लेकिन उसके बाद जनता चुप हो जाती है और इसी का फायदा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उठाया जाता है।
आप देख लीजिए कैसे पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है विभिन्न पुलिस स्टेशंस में या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में। क्राइटेरिया सिर्फ ये है कौन सा पुलिस ऑफिसर पॉलिटिशियंस के ज़्यादा करीब है, सीएम या फिर मंत्रियों के ज़्यादा करीब है, कौन चापलूसी ज़्यादा करता है, उस आधार पर पुलिस ऑफिसर्स को वेरियस लोकेशंस पर पोस्टिंग दी जाती है। मेरिट को तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। ये प्रकाश सिंह केस में जो रिफॉर्म्स आए थे, मतलब जो सजेशंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। कुछ राज्यों ने अगर इम्प्लीमेंट किया भी है, मान लीजिए इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश किया भी है पोस्टिंग के लिए या फिर ट्रांसफर के लिए, तो उस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड में पॉलिटिशियंस अपने ही पर्सन को लगा देते हैं, यानी बोर्ड ही उनका खुद का है। तो कहने को सुप्रीम कोर्ट का जो रिफॉर्म सजेस्ट किया गया था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन देखो इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड जो ये सब फैसले कर रहा है उसमें पॉलिटिशियंस ने अपने बंदे लगा दिए हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड भी पॉलिटिशियंस के इशारों पर काम करते हैं। अगर देखो प्रकाश सिंह केस में जो रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए थे वो इम्प्लीमेंट होते तो विकास दुबे जैसे जो लोग हैं वो इतने बड़े हो ही नहीं पाते। बहुत सारे जो क्राइम्स हैं वो होने से बच जाते हैं, क्योंकि अगर देखो मेरिट पे आप पोस्टिंग्स करोगे तो जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होंगे, एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर्स होंगे, बहुत जगहों पर क्राइम होने से रोकेंगे। और अगर क्राइम हो भी जाता है तो वो ठीक से काम करेंगे, अपराधियों को सज़ा मिलेगी, यानी कन्विक्शन रेट जो है वो इम्प्रूव होगा। बहुत बार तो ऐसा होता है जब देखो कुछ पुलिस ऑफिसर्स पैसे देके अपनी पोस्टिंग करवाते हैं ना। अब सोच के देखिए, जो पुलिस ऑफिसर ने पैसे देके अपनी पोस्टिंग करवाई है, यूपी में ये बात सामने आई थी कि कुछ आईपीएस ऑफिसर पैसे देके अपनी पोस्टिंग करवा रहे हैं। अजय पाल एक ऑफिसर हैं, उन पर आरोप लगा था, आप यूट्यूब पे सर्च करना। तो देखो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो पैसे देके पोस्टिंग करवाते हैं, बहुत संभावना ये है कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं उसकी वो भरपाई करने की कोशिश करेंगे, या वो एक्सटोर्शन भी कर सकते हैं, यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है उनको धमका भी सकते हैं कि भैया हमें 20 लाख रुपए दे दो, 40 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम आपको झूठे केस में फंसा देंगे। तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स का फोकस ही इस पर होगा, पैसा कमाना। वो कैसे एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, आप बताइए। ऐसे पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी बार क्रिमिनल्स से भी पैसा लेने लगते हैं। मतलब वो जो हिंदी मूवीज़ में दिखाया जाता है, आपने देखा होगा कि सैलरी सरकार से भी आती है और ज़्यादा पैसा क्रिमिनल से भी आता है। बदले में जो क्रिमिनल्स हैं वो अपनी जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो करते रहते हैं, पुलिस ऑफिसर्स क्रिमिनल्स को कुछ नहीं कहता। तो ऐसा हो जाता है। पुलिस ऑफिसर फिर पैसा कमा लेते हैं तो क्या क्या करने लगते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगते हैं, होटल अपने बना लेते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं ब्लैक मनी से, यानी कुछ कुछ करने लगते हैं। नाम के सिर्फ वो पुलिस ऑफिसर रह जाते हैं, लेकिन उनके सारे काम क्रिमिनल जैसे होते हैं। तो इसी वजह से जो विकास दुबे जैसे क्रिमिनल हैं वो पनपते हैं। तो ये आज के आर्टिकल में राइटर ने ये सारी बातें बोली हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्वेड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी यूएसए की यात्रा पर गए हैं और वहाँ पर क्वेड के प्रीमियर्स की पहली इन पर्सन मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। वैसे देखो मार्च में क्वेड के जो प्रीमियर्स हैं उन्होंने वर्चुअल समिट में तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इन पर्सन क्वेड के प्रीमियर्स की पहली मुलाकात होगी। क्वेड में देखो स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। जब मार्च में पहली मीटिंग क्वेड के प्रीमियर्स की ऑर्गेनाइज हुई थी ना, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस को लेके कोऑपरेशन की बात कही गई थी क्वेड के द्वारा, जैसे इकोनॉमिक एंड हेल्थ इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, साइबर स्पेस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। कुछ वर्किंग ग्रुप्स भी सेटअप किए गए थे वैक्सीन के ऊपर, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर और क्लाइमेट एक्शन के ऊपर। राइटर कहते हैं देखो इंडिया की बाकी 3 देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और इंडिया बाकी देशों के साथ बायलैटरल लेवल पर मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स में कोऑपरेट करता रहता है अलग अलग ढंग से। और वैसे देखो क्वेड के जो ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स हैं वो इंडिया के दूसरे इनिशिएटिव्स के साथ मैच होते हैं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ये इंडिया का इनिशिएटिव है। सप्लाई चेन रिजिलियन इनिशिएटिव, इसमें 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। तो इन इनिशिएटिव्स के एम्स क्वेड के एम्स से मैच होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं। इंडिया का टोटल ट्रेड क्वेड के 3 पार्टनर्स के साथ 2020-21 में $108 बिलियन था, जो इंडिया के टोटल ट्रेड का ऑलमोस्ट 16% है। यूएसए से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में आई पिछले साल, और जापान जो है वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे बुलेट ट्रेन। अभी फ़िलहाल देखो ऑस्ट्रेलिया की इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है कम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आने वाले समय में इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट करेगा और इंडिया के साथ अपनी जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है उसे इंक्रीज़ करेगा।
इसके बाद लास्ट में राइटर ये सजेशन देते हैं, अगर देखो क्वाड के मेंबर कंट्रीज़ को अपने एम्स इंश्योर करने हैं, एम क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन बनाना। फ्री एंड ओपन कैसे, मतलब जो सी लेन्स हैं कम्युनिकेशन की, जहाँ से शिप गुजरते हैं वहाँ पे चाइना इंटरफेयर ना करे, ओपन रहे इंडो पैसिफिक रीजन सबके लिए। तो देखो 3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा क्वाड को। सबसे पहले तो जो सप्लाई चेन्स हैं उनको थोड़ा रीड्रा करना होगा। अभी चाइना जो है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, बट कोविड-19 के दौरान सब देशों ने देखा किस प्रकार से चाइना ने अपनी इस पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया, कई सारे देशों को ब्लैकमेल भी करने की कोशिश की। तो सप्लाई चेन्स को रीएडजस्ट करने की कोशिश है। अगर कुछ यूएस या फिर जापान की फैक्ट्रीज अभी चाइना में हैं तो वो अपना बेस चाइना को छोड़ के किसी दूसरे देश को बना लें। इंडिया एक बेहतर ऑप्शन है। इस लिहाज से देखो तो 3 देशों का एक इनिशिएटिव भी है, जैसा हमने डिस्कस किया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का, SCRI यानी सप्लाई चेन्स रिजिलियंट इनिशिएटिव। रिजिलियंस का मतलब ये है कल को अगर कोविड-19 जैसी विपत्ति आ भी जाती है, भगवान ना करे, तो सप्लाई चेन्स ऐसी ना हो कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस हो। सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। अगर जो चीज़ अभी चाइना से इंपोर्ट हो रही है तो वो चीज़ किसी दूसरे देश के पास भी होनी चाहिए, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा सजेशन राइटर ये देते हैं, इन्वेस्टमेंट इन 4 देशों की आपस में ऐसी होनी चाहिए, ग्रीन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जैसे यूएसए अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, जापान हमारे देश में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और उसी से मिलता जुलता तीसरा सजेशन है जो कि क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। क्लाइमेट चेंज को लेके ये 4 देश जो हैं आपस में काफ़ी कोऑपरेट कर सकते हैं। ये मेजर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, अगर आपस में क्लाइमेट चेंज को लेके कोऑपरेट करते हैं तो ये वर्ल्ड का जो बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज, उसको एड्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो ये 3 सजेशंस राइटर की तरफ से हैं। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।